हेलो मेरे दोस्त, डेली हम आपके एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते हैं। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा और वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। देखिए, रेलवे का जल्द ही एग्जाम आने वाला है। रेलवे का एग्जाम जल्द ही आने वाला है। एनटीपीसी, कौन सा एग्जाम? एनटीपीसी आने वाला है। तो आप लोग वीडियो रोज देखिए और पीछे का भी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम से काफी नजदीक क्वेश्चन लाया गया है वीडियो में। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। आज के क्वेश्चन पर, आज का क्वेश्चन है कि सही जोड़ा ज्ञात करना है। इनमें से सही जोड़ा ज्ञात करना है। बताइए, 23.1/2 डिग्री जो साउथ है वो मकर रेखा कहलाता है। 66.1/2 डिग्री साउथ उत्तर ध्रुवीय वृत्त। 23.1/2 डिग्री नॉर्थ मकर रेखा। 66.1/2 डिग्री नॉर्थ दक्षिण ध्रुव वृत्त। तो बताइए, इनमें से कौन सा सही जोड़ा है? बताइए, इनमें से कौन सही जोड़ा है? सही है, इनमें से कौन सा सही है? देखिए, 23.1/2 डिग्री जो साउथ होता है, ये देखिए यहाँ पर, एक मिनट, ये देखिए, ये पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। और ये जो बीच का जो होता है, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, एक काल्पनिक रेखा, ये काल्पनिक रेखा जो 0 डिग्री है, इसको कहा जाता है भूमध्य रेखा। क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा इसको कहा जाता है। विषुवत रेखा भी इसको कहा जाता है, जो 0 डिग्री पर है। 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है, या विषुवत रेखा उसको कहा जाता है। और देखिए, ऊपर के तरफ नॉर्थ हो जाता है, इधर ये नॉर्थ, नीचे साउथ। ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। तो देखिए, 23.1/2 डिग्री ये क्या होगा? नॉर्थ होगा। और नीचे में 23.1/2 डिग्री क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और 66.1/2 डिग्री क्या हो जाएगा? ऊपर में नॉर्थ हो जाएगा और नीचे की तरफ 66.1/2 डिग्री साउथ हो जाएगा। तो जो देखिए, ये 23.1/2 डिग्री नॉर्थ में क्या कहलाता है? ये कर्क रेखा कहलाता है। कर्क रेखा कहलाता है। देखिए, 23.1/2 डिग्री नॉर्थ, ये तो क्या है? ये कर्क रेखा है। कौन सा रेखा? इसको कर्क रेखा कहा जाता है, ना कि मकर रेखा। मकर रेखा नीचे वालों को कहा जाता है। 23.1/2 डिग्री मकर रेखा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और देखिए, 66.1/2 डिग्री नॉर्थ, ये नॉर्थ वाला है ना, तो उत्तर ध्रुवीय वृत्त कहलाता है इसको। उत्तर ध्रुवीय वृत्त कहलाता है। और दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त क्या कहलाता है? 66.1/2 डिग्री साउथ, जो दक्षिण में है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु पहली बार किसके द्वारा ज्ञात किया गया? बताइए, जीवाणु पहली बार किसके द्वारा ज्ञात किया गया? W.H. स्टैनली, लुई पास्चर, A.V. ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट कोच। बताइए, इनमें से कौन सा आंसर सही है आपका? जीवाणु किसके द्वारा खोजा गया? बताइए। देखिए, जीवाणु खोजा गया आपका A.V. ल्यूवेनहॉक के द्वारा। A.V. ल्यूवेनहॉक के द्वारा आपका जीवाणु खोजा गया। और देखिए, रैबीज वैक्सीन लुई पास्चर के द्वारा। लुई पास्चर के द्वारा क्या खोजा गया? रैबीज वैक्सीन। रैबीज वैक्सीन खोजा गया आपका लुई पास्चर के द्वारा। और रॉबर्ट कोच के द्वारा क्या खोजा गया? रॉबर्ट कोच के द्वारा खोजा गया था हैजा और टीबी का कीटाणु। रॉबर्ट कोच के द्वारा खोजा गया हैजा और टीबी का हैजा और टीबी के जीवाणु खोजा गया रॉबर्ट कोच के द्वारा। तो याद रखिएगा कि लुई पास्चर के द्वारा रैबीज वैक्सीन खोजा गया, रैबीज का टीका। और रॉबर्ट कोच के द्वारा हैजा और टीबी का कीटाणु। और A.V. ल्यूवेनहॉक के द्वारा जीवाणु पहली बार ज्ञात किया गया। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है विभिन्न राजनीतिक दलों को बताइए, विभिन्न राजनीतिक दलों को स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी, जो राष्ट्रीय पार्टी होता है या प्रदेश का पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है, कौन निर्धारित करता है? बताइए कि राष्ट्रीय पार्टी और प्रदेश की पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है, कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, मंत्रिमंडल, संसद। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए जो पार्टी होती है ना, राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी हो या राज्य स्तर पर पार्टी हो, ये कौन निर्धारित करता है? ये सब काम चुनाव आयोग का है, इलेक्शन कमीशन का ये सब काम है चुनाव आयोग का, न कि राष्ट्रपति का है काम। ये सब किसका काम है? चुनाव आयोग का काम है। और चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को इसका स्थापना हुआ था। चुनाव आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 को इसका स्थापना हुआ। और 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस। लिख लीजिएगा, मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। मतदाता दिवस 25 जनवरी को ही मनाया जाता है, मतदाता दिवस। और इस समय हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अभी भारत के? देखिए उनका नाम है सुनील अरोड़ा। लिख लीजिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी है, सुनील अरोड़ा। तो लिख लीजिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा है। ठीक है, सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सिंधु नदी। बताइए किसके निकट एक ग्लेशियर से निकलता है? सिंधु नदी किसके निकट एक ग्लेशियर से निकलता है? बताइए, बोखारचू, गौमुख, चुमयुंगडुंग या गैरसेन। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा आपका आंसर? सिंधु नदी किसके निकट एक ग्लेशियर से निकलता है? देखिए बोखारचू इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, बोखारचू इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी बोखारचू के निकट एक ग्लेशियर से निकलता है। और देखिए ये गौमुख से क्या कौन सा नदी निकलता है? गौमुख से गंगा नदी, गौमुख से गंगा नदी निकलता है। ठीक है, याद रखिएगा। और चमयुंगडुंग से यहाँ से निकलता है आपका ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलता है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी चमयुंगडुंग से निकलता है। और गैरसेन से निकलता है आपका रामगंगा नदी। जो रामगंगा नदी क्या है? गंगा नदी का सहायक नदी है। रामगंगा नदी यहाँ से निकलता है गैरसेन से, रामगंगा नदी निकलता है गैरसेन से। ठीक है, और रामगंगा नदी गंगा नदी का सहायक नदी है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है? बताइए। देखिए इनमें से बताना है कि कपास का मिट्टी कौन सा मिट्टी है? बताइए। कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। देखिए कपास का खेती सबसे अधिक भारत में कहाँ होता है? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में होता है। सबसे अधिक कपास कहाँ होता है भारत में? गुजरात में होता है। और कपास के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सा है? काली मिट्टी। कौन सा मिट्टी? काली मिट्टी। इसको कहा जाता है, आपको काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगुर कहा जाता है इसको। और चिकनी मिट्टी भी कहा जाता है, लावा मिट्टी भी कहा जाता है इसको। और ये सबसे अधिक भारत में सबसे अधिक कपास कहाँ होता है? गुजरात में। लेकिन काली मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र में विस्तार है इसका। महाराष्ट्र में सबसे अधिक काली मिट्टी का विस्तार है। महाराष्ट्र में भी कपास का खेती होता है, लेकिन सबसे अधिक गुजरात में होता है कपास। और महाराष्ट्र में काली मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, चिकनी मिट्टी कहा जाता है, लिख लीजिएगा। और लावा मिट्टी भी कहा जाता है। और देखिए काली मिट्टी का रंग काला होता है किस लिए? उसमें लोहा का
मात्रा सबसे अधिक होने के कारण, किसका मात्रा? लोहे का मात्रा सबसे अधिक होने के कारण इसका रंग काला हो जाता है। ठीक है, आयरन का मात्रा सबसे अधिक होता है इसमें, काली मिट्टी में। और देखिए, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? बताइए। सिलिकॉन और सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा आपका? सिलिकॉन को किससे इंगित करते हैं? SI से। इसको इंगित करते हैं, SI से इंगित करते हैं। और सोडियम को Na से, सोडियम को इसको इंगित करते हैं Na से, सोडियम Na। ठीक है, लिख लीजिएगा। ये भी आता है कि कौन सा तत्व किससे इंगित होता है। कैल्शियम को Ca से, कैल्शियम Ca से इंगित होता है, Ca। और एल्युमिनियम Al। ठीक है, एल्युमिनियम Al। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सौर सेल बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है आपका? देखिए, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। आपका सही आंसर सिलिकॉन होगा। ठीक है, और देखिए, कंप्यूटर चिप बनाने के लिए भी सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। और सिलिकॉन ऑक्सीजन के बाद पृथ्वी पर दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। सिलिकॉन ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाया जाता है। ऑक्सीजन के बाद सबसे ऊपर ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है। ठीक है, और कंप्यूटर चिप्स में बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका खोज किसने किया था? लिख लीजिए, सिलिकॉन का खोज जोन्स करके नाम से, जोन्स जैकब ब्रेजेलियस। जोन्स लिख लीजिए, जोन्स जैकब ब्रेजेलियस नाम है उनका, जोन्स जैकब ब्रेजेलियस। ये कहाँ के एक वैज्ञानिक थे? ये वैज्ञानिक थे स्वीडन के। ठीक है, लिख लीजिएगा, ये वैज्ञानिक थे स्वीडन के। और देखिए, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? इसका एटॉमिक नंबर सिलिकॉन का 14 है। कितना? 14 इसका एटॉमिक नंबर है। और पी ब्लॉक से आता है, ये पी ब्लॉक से ताल्लुकात रखता है। ये सिलिकॉन पी ब्लॉक से है। और देखिए, सोडियम को हम बताए ना, इसको Na से इंगित किया जाता है और अपचायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसमें? सोडियम का उपयोग अपचायक के रूप में किया जाता है, अपचायक के रूप में, अपचायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना है? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इसका एटॉमिक नंबर 11 है। सोडियम का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। एटॉमिक नंबर का मतलब परमाणु संख्या कितना है? 11। कैल्शियम को Ca से इंगित किया जाता है। और इसका खोज किसने किया था? कैल्शियम का हम्फ्री डेवी ने इसका कैल्शियम का खोज किया। लिख लीजिए, हम्फ्री डेवी ने खोज किया इसका। हम्फ्री डेवी ने खोज किया था। कब? 1808 में किया था। कब? 1808 में। और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 20 है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। और एल्युमिनियम का लिख लीजिए, एटॉमिक नंबर 13 है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। और देखिए, उड़ीसा में NaCO, देखिए आगे लिख नीचे, एल्युमिनियम के बारे में थोड़ा जान लीजिए। देखिए, एक NaLCO ये क्या है? कंपनी है। कहाँ पर? उड़ीसा में। कहाँ पर कंपनी है ये? नैल्को कंपनी कहाँ है? उड़ीसा में। ये किसका है? एल्युमिनियम का कंपनी है। ठीक है,
और दुनिया का सबसे सस्ता एल्युमिनियम बनाने वाला कंपनी यही है। नैल्को कंपनी दुनिया का सबसे सस्ता कंपनी बनाने वाला कंपनी है। दुनिया में सबसे सस्ता एल्युमिनियम बनाता है नैल्को कंपनी, तो लिख लीजिएगा। और देखिए एल्युमिनियम का एक मुख्य आयस्क होता है, उसका नाम बॉक्साइट है। उसका नाम क्या है? बॉक्साइट। लिख लीजिएगा, ये भी आता है क्वेश्चन में कि बॉक्साइट किसका मुख्य अयस्क है, तो आपको जवाब देना है एल्युमिनियम। बॉक्साइट किसका मुख्य अयस्क है? एल्युमिनियम का। और भूपटपट्टी में सबसे अधिक एल्युमिनियम पाया जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम भूपटपट्टी में सबसे अधिक पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और एटॉमिक नंबर आपको बता दिए ना एल्युमिनियम का, कितना है? 13। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के सेमिनार में भाग लेने वाली बिहार की पहली महिला कौन है? बताइए, संयुक्त राष्ट्र के सेमिनार में भाग लेने वाली बिहार की पहली महिला कौन है? गिरिजा देवी, शांति देवी, सीता देवी, गंगा देवी। बताइए कि संयुक्त राष्ट्र के सेमिनार में कौन सी महिला, बिहार की पहली महिला भाग ली थी? बताइए। देखिए इनका नाम है गिरिजा देवी। जो संयुक्त राष्ट्र के सेमिनार में भाग ली थी बिहार की पहली महिला, उनका नाम है गिरिजा देवी। उनका नाम क्या है? गिरिजा देवी। ये क्या थी? एक भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। क्या थी? भारतीय शास्त्रीय गायिका, सिंगर। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भूख हड़ताल। भूख हड़ताल के कारण जेल में किस स्वतंत्रता सेनानी ने मृत्यु हो गया था? बताइए, किसका मृत्यु हो गया था भूख हड़ताल के दौरान? बताइए, वो जेल में इनका मृत्यु हो गया था। बताइए, जतीन दास, राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव। देखिए राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव, इनको क्या किया था? फांसी दिया गया था ना। कब? 23 मार्च। 23 मार्च कितना को? 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दिया गया था। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दिया गया। ठीक है, 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया। और 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं इनके याद में। इनके उस दिन क्या मनाते हैं? 23 मार्च को शहीद दिवस। लिख लीजिएगा, शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। और 23 मार्च 1931 को राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी दे दिया गया था। और किस लिए दिया गया था? एक अंग्रेज अधिकारी कौन था? जॉर्ज सैंडर्स। जॉर्ज सैंडर्स के हत्या के आरोप में ये लोग को फांसी दिया गया था। और जतीन दास बच गए, तो इनको भूख हड़ताल के दौरान जेल में मर गए थे। 63 दिन का, देखिए वो जो हड़ताल था कितने दिन का? 63 दिन तक चला था। 63 दिन के हड़ताल के बाद इनका मृत्यु हो गया। तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी बहुत ही महान थे, जो 63 दिन तक भूखे थे, तो देश इतना आसानी से आजाद नहीं हुआ है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस दाब कटिबंध को हर्ष अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है? बताइए, किस दाब कटिबंध को हर्ष अक्षांश के नाम से जाना जाता है? देखिए हमारे पृथ्वी पर कितने दाब कटिबंध है? पृथ्वी पर 7 दाब कटिबंध है। कितना? 7 दाब कटिबंध पृथ्वी पर है। दाब कटिबंध का मतलब क्या होता है? कटिबंध के मतलब होता है कि देखिए, जैसे कि पृथ्वी पर यह मतलब अलग अलग ताप मापा जाता है। जैसे कि प्रत्येक गोलार्ध में, जैसे प्रत्येक भाग में क्या मापा जाता है? ताप के आधार पर कटिबंध को बांट दिया गया है। कटिबंध को क्या कटिबंध के रूप में बांट दिया गया है? ताप के आधार पर, टेम्परेचर के आधार पर। ठीक है, टेम्परेचर के आधार पर बांट दिया गया है। क्या? कटिबंध बांट दिया गया। तो बताइए कि हर्ष अक्षांश के नाम से कौन सा दाब कटिबंध जाना जाता है? और लिख लीजिएगा, पृथ्वी के सतह पर कितना कटिबंध है? 7 दाब कटिबंध है। 7 दाब कटिबंध है पृथ्वी के सतह पर। देखिए हर्ष अक्षांश के नाम से
कौन जाना जाता है? ये 1 नंबर, आपको 1 नंबर उपोष्ण कटिबंध, उच्च दाब कटिबंध, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध के दाब उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध को ही हॉर्स अक्षांश के नाम से जाना जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध को हॉर्स अक्षांश के नाम से जाना जाता है। और हमारे पृथ्वी पर कितना दाब है? कितना दाब कटिबंध है? 7 दाब कटिबंध है, तो लिख लीजिएगा। और टेम्परेचर के आधार पर, पृथ्वी पर टेम्परेचर के आधार पर कटिबंध के रूप में बांट दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र सत्य प्रकाश गुजराती में कब और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? बताइए। समाचार पत्र सत्य प्रकाश गुजराती में कब और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? एक काम करिएगा, देखिए इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सत्य प्रकाश कब गुजराती में और कब और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। बताइए, ये आपको कमेंट में आंसर देना है। इसको समाचार पत्र जो सत्य प्रकाश का है गुजराती में कब और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, ये आपको कमेंट में बताना है। और मैं इसको कल बताऊंगा, इसका सही आंसर आपको कल बता दूंगा वीडियो में, नहीं तो कमेंट में भी बता दूंगा। जिसका सही आंसर होगा उसको हम राइट लिखेंगे, ठीक है, उनको राइट लिखेंगे, जिसका गलत होगा उसको रॉन्ग लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कितने बच्चे सही आंसर देते हैं, कितने भाई सही आंसर देते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और अभी तक आप चैनल को फिर से कहेंगे सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और प्लीज फिर एक बार जरूर कहेंगे कि शेयर कीजिए।